इस टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये सिद्धार्थ तुम्हारे बिजनेस स्टडी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं इसीलिए बिजनेस का एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है ना? तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या चीज मिनिमम कर देते हैं अपनी? हम अपनी क्या एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट मिनिमम करते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो जो हमारा पूरा बिजनेस है वो इसी के अराउंड घूमता है कि हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को और मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। लेकिन जब हम मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट को या मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट को, तो हमारे पास कई तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स कैसे होते हैं कि जैसे अब मान लो मार्केट में इस वक्त सामान सस्ता है, मान लो तुम सोचते हो चलो अभी मैं आज खरीद लेता हूँ, पर अब वो खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। ठीक है? अब मान लो तुम्हारे पास 10,000 है तो तुम 10,000 का सामान खरीदोगे, 5,000 है तो 5,000 का खरीदोगे, 50,000 है तो 50,000 का खरीदोगे। तो ये तुम्हारे पास एक कंस्ट्रेंट हो गया कि तुम्हारे पास कितने पैसे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक तरह की लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट मतलब कुछ लिमिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गई, है ना? इसी तरह से हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है, मान लो तुमने मशीन्स खरीदनी है। अब तुमने बहुत सारी मशीन्स खरीद ली, पर अब अगर खरीद ली तो उनको रखोगे कहाँ पे? ठीक है? तो रखने के लिए जगह चाहिए, तो हमारे पास किस चीज का कंस्ट्रेंट आ गया यहाँ पर? स्पेस का। स्पेस का। हाँ हाँ। तो स्पेस का कंस्ट्रेंट हो सकता है, फंड्स का कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब हम बिजनेस करते हैं, तो है ना? तो हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। ट्रांसपोर्टेशन के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ओवरहेड्स होते हैं, और ये भी होता है कि सामान खराब ना हो जाए। ठीक है? और मार्केट में अवेलेबिलिटी के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन सारे कंस्ट्रेंट्स के अंडर हम काम कर रहे होते हैं। सो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट और हाउ टू मिनिमाइज अवर कॉस्ट अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो क्वेश्चन में भी कंस्ट्रेंट्स दे रखे होते हैं, प्रॉफिट फंक्शन भी दे रखा होता है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, या क्वेश्चन में हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है? तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हो, ऐसे हमारे डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और तरह के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तुम कुछ और बना रहे हो, मान लो तुम केक बना रहे हो, तो तुम्हारा कंस्ट्रेंट हो सकता है कि तुम्हारे पास इतना ही मटेरियल है और तुम्हें इतने नंबर ऑफ केक्स बनाने हैं, इस तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, या इतनी उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स हमारे डाइट रिलेटेड भी होते हैं कि कम से कम हमारे अंदर इतना यूनिट विटामिन ए जाना चाहिए, इतना प्रोटीन जाना चाहिए, इतना हमारे अंदर मिनरल्स जाने चाहिए। तो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, इस तरह के भी होते हैं, डाइट रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कॉस्ट मिनिमाइज करते वक्त हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है कि हमें इतना तो हमारी डाइट में इतना विटामिन जाए, इतने मिनरल्स जाए, इतना प्रोटीन जाए, और उसकी कॉस्ट ये है। तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हमें अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है। या हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसमें हमें फर्टिलाइजर्स डालने हैं, तो फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और हमें ऑप्टिमम वैल्यू भी मिले। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। अच्छा, अब इस टॉपिक में कुछ टर्म्स हैं जो तुमको मतलब डेफिनेशंस है, एक तरह से समझ लो।
तो ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें आनी चाहिए। इसमें से अक्सर केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ जाता है, वो तो मैं फिर बाद में कराऊंगी तुम्हें, पहले समझ लो टॉपिक है क्या। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सबसे पहले ये टर्म तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। इसको लीनियर प्रोग्रामिंग इसलिए कहते हैं कि जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो लीनियर इक्वेशन होती है, मतलब डिग्री 1 वाली। linear function which has to be maximized or minimized is called, which has to be maximized or minimized is called a linear objective function, या तुम्हारे कोर्स में है ही लीनियर, तो which is called objective function। ठीक है, इसको हम नॉर्मली ऐसे z इक्वल टू सम ax प्लस b फॉर्म में हमें गिवन होता है, जिसमें a b जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, a b आर कॉन्स्टेंट्स, a b कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कॉस्ट होता है या फिर प्रॉफिट वाला फंक्शन होता है। नेक्स्ट हो गया कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स अभी मैंने तुम्हें समझा दिया है। द लीनियर इनइक्वालिटीज, मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखवा देती हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। ये जो ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है z इक्वल टू ax प्लस by, सॉरी, तो इसमें ये जो x y हैं ये इसके वेरिएबल्स हो गए। तो कंस्ट्रेंट्स क्या है? द रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह से तुम्हें माइंड में डेफिनेशन बैठ जाएगी। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम शॉर्ट में लिखते हैं एलपीपी। क्या लिखते हैं? एलपीपी। एलपीपी का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड constraints। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? yes sir। These are given in the form of inequations। मैंने इसको 2 सेंटेंसेस में लिख दिया जिससे कि तुम्हें समझ आ जाएगी बात। एक इनमें हमेशा एक कंडीशन होती है, हमारे हर क्वेश्चन में होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो ये जो होते हैं
these are called non-negative constraints. ये अगर तुम्हारे कोर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स होती तो उसमें ये जो रिस्ट्रिक्शन होती है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये हमें खुद लगानी पड़ती है, अपने आप उसमें लिखनी पड़ती है। क्वेश्चन में हमेशा हिडन फॉर्म में गिवन होता है। सो x पॉजिटिव y पॉजिटिव आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? आगे चले। यस मैम। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये इन इक्वेशन की फॉर्म में होते हैं। जैसे तुम्हें ध्यान होगा वहां पे 11th में तुमने क्वेश्चंस किए थे, क्या चैप्टर था? लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज के नाम से चैप्टर था 11th का। तो उसमें इनइक्वेशंस ये तुम्हें दे रखी होती थी और ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन निकालते थे हम शेडिंग करके। याद है कुछ कि नहीं? मैं इससे पहले कि आगे की टर्मिनोलॉजी समझाऊं, पहले क्योंकि तुम लोग को कुछ याद नहीं है पीछे का, अगर तो वो हम पहले मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड करके वो करते थे, शेडिंग हाँ। कर देते थे, हमने कौन सा एरिया निकालना है। हाँ, तो मैं एक आध क्वेश्चन लिख देती हूँ, उससे तुम्हें बात जल्दी समझ में आएगी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 5y, ठीक है, सच दैट या सब्जेक्ट टू जो होते हैं यही कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे। तो सब्जेक्ट टू है हमारे पास x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x y ये नहीं, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन अभी लेना चाह रही हूँ पहले। सब्जेक्ट टू subject to 3x plus 5y less than equal to 15, 5x plus 2y less than equal to 10, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। तो इस तरह के ये जो नीचे दे रखे हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, ये इसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शंस है ये, और इसको हमें मिनिमाइज करना है z इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारे पास है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 कंसीडर करोगे। सबसे पहले ये कंसीडर करोगे इक्वल टू 15। अब जब ये कंसीडर किया हमने तो यहाँ पर xy लिखो, x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 3। और y को 0 पुट करें सिद्धार्थ तो x की वैल्यू क्या आएगी? एक मिनट, क्या y की वैल्यू 0? अच्छा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो आ जाएगी, वो भी 5। ठीक है। हाँ। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ले लो, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10,
एक्स वाई, एक्स को 0 पुट करो, वाई निकालो, क्या आ रहा है? x को 0 पुट करो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, 5 वाई को 0 पुट करो। 2। तो दो ही इक्वेशंस हैं, जितनी भी इक्वेशंस दे रखी होती हैं, 2 3 4 जितनी भी दे रखी हो, वो सारी ऐसे करके हमने बना लेना है, ठीक है। इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्चुअली इसकी भी ठीक है, ये बना लिया हमने। अब इसमें हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमारे पास x पॉजिटिव y पॉजिटिव दे रखा होता है हमेशा इन क्वेश्चंस में, तो हमें ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये क्वाड्रेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इतने की ही जरूरत पड़ती है। फिर भी मैंने पूरा अभी बना दिया है, धीरे धीरे तुम खुद ही समझ जाओगे कि इधर जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये लेफ्ट साइड पर तुम्हें स्पेस की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसमें 0 3 हमें प्लॉट करना है, तो यहाँ पर मार्क कर लो 1 2 3, तो ये हो गया 0 3, और दूसरा पॉइंट है 5 0, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 1 2 3, तो 0 3 5 0 ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वाली लाइन के पॉइंट्स हैं, तो इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इसको ऐसे करके ज्वाइन करोगे, ये तुम्हारे पास लाइन आ गई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसका ध्यान देंगे, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, इक्वल टू 15 तो नहीं है ना, लेस देन इक्वल टू था। इक्वल टू 15 जो होता है, वो सारे पॉइंट्स जो है इक्वल टू 15 वाले, वो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन लेस देन इक्वल टू 15 जो है उसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, उसके अलावा इस लाइन के अलावा और भी पॉइंट्स होंगे। जैसे मैं तुम्हें कहूं x = 4, तो x = 4 तो ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि x < 4, तो x < 4 में तो 4 से कम जितने भी है सारे आ जाएंगे ना। इसी तरह से जब हमें इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है 3x + 5y = 15, तो उसके ऊपर उससे तो हमारे पास इस लाइन के सारे पॉइंट्स आएंगे, जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो सारे इक्वल टू 15 के हिसाब से हैं। जब हमें इन इक्वेशन दे रखी है तो इसमें इक्वल टू 15 के अलावा जो लेस देन 15 वाले हैं वो भी हमको लेने हैं। तो अब हम कैसे पता करें कि कौन से पॉइंट्स जो है लेस देन 15 है? तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट इस पूरे XY प्लेन में से उठा करके इसमें पुट करके देख लेते हैं। वो पॉइंट होना चाहिए जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। अब इस लाइन के ऊपर जैसे 0 3 लाई करता है तो हम नहीं यूज करेंगे, 5 0 लाई करता है वो नहीं यूज करेंगे, या कोई और नॉन पॉइंट है इसके ऊपर जो लाई करता है हम नहीं यूज करेंगे। तो हम कौन सा पॉइंट यूज करते हैं? नॉर्मली हम अगर लाइन हमारी ओरिजिन से नहीं पास कर रही तो 0 0 पॉइंट, क्योंकि सबसे आसान होता है पुट करना, इसलिए हम 0 0 पुट करते हैं। हम 1 0 2 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम 0 0 पुट करते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन कुछ खास बनती नहीं है और हमारा फटाफट हो जाता है, ओरली हो जाता है एक तरह से। तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 < 15 आएगा, ठीक है। यस मैम। तो ये 15 > 0 क्या ट्रू है? क्या ये इन इक्वेशन ट्रू है कि 15 जो है वो 0 से बड़ा होता है या 0 छोटा है 15 से?
सब ये चीज ट्रू है कि 0 जो है यस वो मैम 15 से छोटा है, तो ये यस चीज ट्रू है। अब क्योंकि ये ट्रू है, 0 तुम्हें पता है 15 से छोटा होता है, तो इसका मतलब 0 0 जो है इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। यस मैम अब जो पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो लाइन के या तो इधर लाई करेंगे या दूसरी तरफ करेंगे। मतलब या तो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे या नीचे वाले पॉइंट्स होंगे। तो हमने देखा कि ये 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन के इधर वाले पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, लाइन के ऊपर वाले नहीं करेंगे। अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब नीचे वाले पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, फिर हमारी शेडिंग ऊपर की तरफ जाती है। तो इस केस में शेडिंग जो है कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। अब ये जो ट्राइंगल वाला एरिया है, इसमें से कोई भी पॉइंट तुम देखोगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट, मान लो तुम 1 0 पुट करो, इसमें 1 0 पुट करो, क्या आएगा सिद्धार्थ? क्या कहाँ पे मैम? इसी इक्वेशन में ये जो मैंने शेड किया है, इसका कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ हाँ जैसे ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्या है 1, 1, 1 ठीक है। हाँ तो 1, 1 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 1, 1 पुट करेंगे, क्या आएगा? 15 वाले में इक्वल्स टू हम्म 15 वाले में हम्म 8 आएगा 8 लेस देन 15, तो 8 लेस देन 15 ट्रू होता हाँ है ना। लेकिन अगर तुम इधर से कोई पॉइंट पुट करो, मान लो तुमने ले लिया 5, 5, मान लो ये पॉइंट है 5, 4, तो मान लो तुमने 5, 4 पुट किया तो क्या आएगा? फिर वो आ जाएगा 15 प्लस 20 आ जाएगा तो 50 प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 15 होता है? नहीं बड़ा होता है नहीं होता, तो रॉन्ग हो गया ना। तो इसका हाँ मतलब क्या है कि नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऊपर वाले नहीं कर रहे हैं। तो हम, जैसे मैंने अभी तुम्हें 2-3 पॉइंट पुट करा के दिखाए, तो हमें 2-3 पॉइंट पुट नहीं करने होते, बस एक ही पॉइंट से हम डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पॉइंट इधर ऊपर के सेटिस्फाई करेंगे, कुछ नीचे के, ऐसे नहीं होता। या तो सारे लाइन के नीचे वाले सेटिस्फाई करेंगे या लाइन के ऊपर वाले। इवन यहाँ पे भी अगर मैं कोई पॉइंट लूंगी तो वो सेटिस्फाई करेगा इन इक्वेशन को। पर क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो इसलिए हम ये नेगेटिव वाले पॉइंट्स नहीं लेते। ठीक है, वैसे क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव हमें दे रखा है। तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि हमें जो ये सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट वाले पॉइंट्स हैं, इवन फोर्थ क्वाड्रेंट वाले भी, वो नहीं लेने हैं। ठीक है ना। आगे चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ यस मैम तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन लिख देते होते हैं हम। ये हमारे पास आई 3x प्लस 5y इक्वल टू 50। इक्वल टू 15 वाले लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लेस देन 15 वाले ये जो ट्राइंगुलर एरिया आ गया इसको लाई करते हैं। इस ट्राइंगुलर एरिया का हर एक पॉइंट लेस देन 15 वाला है। ठीक है। यस मैम अब इसी तरह से ये हम ड्रॉ करेंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसके लिए हमें 0, 5 पहले प्लॉट करना है, और इधर मुझे 2, 0 प्लॉट करना है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने से पहले मैं ये सारी शेडिंग हटा रही हूँ, जिससे कि तुम्हें दूसरे वाले की शेडिंग समझ में आए। हमें ये पता है कि पहले वाले की शेडिंग जो है नीचे की तरफ थी, तो उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे एरोज मार्क कर लेते हैं। इस एरोज का क्या मतलब है कि ये पूरे ट्राइंगल एरिया में शेडिंग है। ठीक है। अब ये 0, 5 और 2, 0 को ज्वाइन करेंगे।
ये थोड़ा नीटली नहीं बना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास तो ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई, राइट। अब इसकी शेडिंग बताओ मुझे किधर को होगी? इसकी शेडिंग किधर होगी? पुट करो फिर से 0 0 5x + 2y क्या दे रखा है? लेस देन दे रखा है, ग्रेटर देन दे रखा है? लेस देन इक्वल टू दे रखा है, लेस देन इक्वल टू। अब इसमें 0 0 पुट करो, 0 Okay. लेस देन इक्वल टू 10 आया, हाँ ट्रू है ये? हाँ यस मैम। 0 कम होता है 10 से, तो शेडिंग किधर को जाएगी? राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लाइन के नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी? नीचे। नीचे ना, 5x + 2y = 10 है ये लाइन, तो इसके नीचे मतलब इधर को जाएगी। तो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा एरिया ऐसा है जो दोनों की शेडिंग में कॉमन हो, ऊपर वाली लाइन की शेडिंग में भी और नीचे वाले लाइन की शेडिंग में भी? ये 3 से लेके 2 तक का है 3 से 2 तक। अगर मैं कहूं कॉमन शेडिंग कौन सी आएगी दोनों की, तो ये आएगी दोनों की कॉमन शेडिंग। हाँ ABC। दोनों में नीचे की तरफ अगर हम देखें शेडिंग अगर करेंगे तो यही आएगी ना, यस मैम। है ना? करके दिखाओ या समझ आ गया? नहीं आ गया। आ गया। तो इसका मतलब ये जो एरिया है OABC जो बन गया एरिया हमारा OABCO, ठीक है ना? तो ये जो एरिया हमारा बन गया ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों की शेडिंग को। यस मैम। इस एरिया को, ये जो पॉइंट्स हैं जो कि दोनों कंस्ट्रेंट्स को, जितने भी कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो पॉइंट्स जो गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम कहते हैं फिजिबल पॉइंट्स, और इस एरिया को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगी, पहले मैंने नहीं लिखवाई थी ताकि तुम पहले समझ लो फिजिबल रीजन होता क्या है। तो फिजिबल रीजन कौन सा होता है? वो रीजन जो गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। यहां पर देखो इन टोटल 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, 2 भी नहीं, 1 2 और ये 3 कंस्ट्रेंट्स है ना, और ये तीनों कंस्ट्रेंट्स को x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम कर रहे हैं, और वो दोनों कंस्ट्रेंट्स को ये वाला रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फिजिबल रीजन हो गया, है ना? अगर x पॉजिटिव ना y पॉजिटिव ना दे रखा हो तो हमें ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस में भी शेडिंग लानी पड़ेगी, हाँ है ना? क्योंकि नीचे की तरफ शेडिंग, तो नीचे तो इनफाइनाइट एरिया सारा ही जाएगा फिर तो। पर क्योंकि हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग में नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हमेशा गिवन होता है, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम कर रहे होते हैं। तो ये जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं इसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं 1 1 1 हाफ 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 1 हाफ 2 हाफ 3, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे जो हैं क्या कहलाएंगे? फिजिबल पॉइंट्स। यस मैम। हाफ 3 तो बाहर चला जाएगा, हाफ 3 इधर आ जाएगा ऊपर, मतलब नीचे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जितना भी कोई भी पॉइंट मार्क कर लो, 1.5, 1 1.5, 0.1, कुछ भी, राइट? तो फिजिबल रीजन फिजिबल पॉइंट समझ में आ गया? यस मैम। तो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या करना होता है कि हम ये फिजिबल रीजन पहले निकालते हैं। फिजिबल रीजन आने के बाद हमारे पास एक बार फिजिबल रीजन आ गया तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं OABC, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसके, इन पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स। और ये मेथड जो है ये कहाँ अप्लाई होगा? जब हमारे पास बाउंडेड रीजन होगा, उस पर मैं बाद में आऊंगी डिटेल में।
अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ लो कैसे करना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3, ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? हम्म तुम दोनों ऐसा करना, पलाश, यस मैम, पलाश आर यू देयर? यस मैम। हाँ, ऐसा करना, कल से ना ग्राफ कॉपी लेके बैठना, ठीक है? सिद्धार्थ तुम भी ओके। ग्राफ कॉपी या ग्राफ पेपर ले आना मार्केट से, तो वो लेके बैठना। अब जैसे ये बी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट अगर तुमने ये ग्राफ पे बनाया होता तो हो सकता है तुम ग्राफ पेपर से रीड कर पाते। अगर हम ग्राफ पर नहीं कर रहे हैं काम, जैसे मैं अभी ऐसे कर रही हूं, या हम ग्राफ पेपर से एक्यूरेटली नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ग्राफ पेपर से ही रीड कर पाए, नहीं कर पाएंगे तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने इक्वेशन सॉल्व की थी 3D में, उसी तरह से यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस, ये पॉइंट दोनों के ऊपर लाई करता है ना, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। सिद्धार्थ सॉल्व कर सकते हो ना, अभी सिखाया था मैंने। हाँ यस मैम। हाँ करो सॉल्व, एक्स वाई की वैल्यू दो मुझे सॉल्व करके। 45/19 पुट किया, नहीं y इक्वल टू 45/19 पुट किया, तो 5x इक्वल टू 10 माइनस 90/19, हाँ 100 डिवाइडेड बाय 19 है ना। हाँ तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 19। देखो इतना पेचीदा होगा तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा पॉइंट। लेकिन अगर सिंपल पॉइंट होता, मान लो 3 4 4 5 ऐसे कुछ पॉइंट होता ये वाला, तो हम रीड कर पाते ग्राफ से, है ना। ऐसा वाला तो नहीं रीड कर सकते हम। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया, इस पर z की हम अब वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्या दे रखा है, z इक्वल टू जो भी दे रखा है वो कॉपी कर लेते होते हैं, ठीक है। z क्या है 3x प्लस 5y, हाँ तो z इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो अब जब 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर z की क्या वैल्यू आएगी 3x प्लस 5y में, z की वैल्यू, ये o पॉइंट है ना 0 0, कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले मैंने o लिखा हुआ है, तो 0 0 हुआ तो 0 आ गई। अब 0 3 पर क्या वैल्यू आएगी z की, 0 3 पे वैल्यू आ जाएगी z की 3 तो 0 हो गया, 5 15 हो गया, 15। अब 100/19 और 45/19 पर डेसिमल में कभी नहीं निकालते, कट रहा हो तो अलग बात है, ठीक है। हाँ तो ये 6 आ गया नेक्स्ट 2 0 पे। हाँ यस मैम। तो ये चारों पॉइंट्स पे हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो हमें z जिसको हमें मिनिमाइज करना था उसकी वैल्यू निकाल ली। सिद्धार्थ हाँ यस मैम। मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज। ओ हाँ ठीक है। तो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन था ये। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, ये तुमने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया था, कितना आया था ये 525/19। हाँ एक मिनट, हाँ यस मैम। ये तुमने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया था ना, कितना आया था। किसका मैम, किसका अप्रोक्सीमेट? ये 525/19, ये कितना आया था। अच्छा ये 27 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा था। तो यही सबसे बड़ी वैल्यू हो गई ना, इन हाँ, चारों में से यही सबसे बड़ी वैल्यू हो गई ना, ठीक है। तो हाँ क्वेश्चन है मैक्सिमाइज,
हमें मैक्सिमाइज करना था z इक्वल टू 3x प्लस 5y को, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई 525/90। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 525/19 at 100/19, 45/90। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर समझ में आया? हाँ थोड़ा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से समझना है। देखो क्या हमने क्या किया, ये जो हमें कंस्ट्रेंट्स दे रखे थे ये हमने प्लॉट किए। हाँ प्लॉट करने के बाद हमने शेडिंग डिसाइड की। शेडिंग डिसाइड करने के बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर जो है z की वैल्यू निकाल ली। तो कॉर्नर पॉइंट्स पर जब z की वैल्यू निकाली तो उसमें अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें मैक्सिमम दे रखा है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, मिनिमम दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू लिखनी है। अगर क्वेश्चन मिनिमम का होता तो मिनिमम वैल्यू क्या थी यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू थी यहाँ पे 0। तो अगर मिनिमम का होता तो आंसर 0 हो जाता, है ना। मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो 525/19 जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये मेथड जो है हमने कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास रीजन जो होता है ये बाउंडेड होता है। बाउंडेड रीजन का मतलब जो हमारा रीजन है वो फाइनाइट है। देखो ये खाली ये यहाँ पे बाउंडेड है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये लाइंस के साथ। अगर मेरी शेडिंग जहाँ पे मैंने फिजिबल रीजन लिखा है अगर इस साइड शेडिंग होती है हमारी राइट साइड पे तो इधर फिर इनफाइनाइट रीजन चला जाता है ना, तो वो फिर अनबाउंडेड रीजन कहलाता है। तो अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन में थोड़ा सा मेथड फर्क हो जाता है, हमें यहाँ तक तो करना ही होता है अनबाउंडेड में भी, पर उसके बाद फिर और चीजें भी देखनी होती है। तो अनबाउंडेड का हम बाद में समझेंगे, पहले खाली बाउंडेड का समझो। तो बाउंडेड में क्या करना है, हमने कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना है, शेडिंग डिसाइड करनी है और फिर जो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए उस पर z की वैल्यू निकाल लेनी है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। और वो वैल्यू निकालने के बाद जिस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही होती है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है और जहां मिनिमम आ रही होती है मिनिमम वैल्यू बन जाती है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ गई 525/। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ डाउट है तो पूछो। नो अभी तो इसमें तो नहीं है, ये क्वेश्चन में तो नहीं है। नहीं है ना, तो अब ये डेफिनेशन लिख लो फिजिबल रीजन। अब तुम्हें समझ तो आ ही गया फिजिबल रीजन क्या होता है ना। तो जब भी ये टर्म तुम्हारे सामने आए कुछ भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए फिजिबल रीजन क्या होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, द कॉमन रीजन, द कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय, किससे डिटरमिन किया था हमने, डिटरमिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स की हद से निकाला है ना हमने ये, जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। डिटरमिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स is called feasible region. Is called the feasible region. ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो होती है टर्म फिजिबल पॉइंट्स। फिजिबल पॉइंट्स या फिजिबल सॉल्यूशंस भी कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशंस लिख देती हूँ। फिजिबल का मतलब समझते हो, फिजिबल कहते हैं ना ये चीज फिजिबल है, फिजिबल मतलब पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फिजिबल रीजन मतलब पॉसिबल रीजन। फिजिबल सॉल्यूशंस मीनिंग पॉइंट्स within
and on the boundary of the feasible region represents feasible solutions ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। ये समझ में आ गई टर्म? यस मैम। तो इसके बाद हो जाता है इनफिजिबल सॉल्यूशन। एनी पॉइंट, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, तो तुम्हें टर्म समझ आएगी तभी आंसर करोगे ना। एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन is called an infeasible solution। ठीक है, is called an infeasible solution। तो अब ये यहाँ पे कुछ हो गया। अच्छा, अब देखो ये हमारा जो कॉमन शेडेड एरिया आया था इसको फिजिबल रीजन कहा था हमने, ठीक है। अब इस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हो गए? फिजिबल सॉल्यूशन। वो सारे क्या हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अब जब भी हमारा फिजिबल रीजन एक बाउंडेड रीजन होता है तो जो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, हमें तो अब सारे फिजिबल सॉल्यूशन तो निकालने नहीं, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। हाँ। तो जो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू होती है, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, तो ऑप्टिमम वैल्यू जो होती है वो बाउंडेड फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर लाई करती है। कहाँ लाई करती है? एट द कॉर्नर रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इसीलिए हमने यहाँ पर जो वैल्यूज निकाली वो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाली, ओ ए बी सी। जो बीच वाले पॉइंट्स हैं उन पे नहीं निकाली, बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो बीच वाले पॉइंट्स पे नहीं निकाली, सिर्फ हमने ओ ए बी और सी, ये जो चार कॉर्नर पॉइंट्स थे उस पे वैल्यूज निकाली और इनमें से देख लिया कि किस पॉइंट पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछेंगे। समझ आ गई बात? यस मैम। तो अब इसमें एक टर्म और लास्ट टर्म और लिखवा देती हूँ। लिखो ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन, देखो फिजिबल सॉल्यूशन तो वो है जो हमारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे फिजिबल पॉइंट्स हो गए हमारे। उसमें से ऑप्टिमम कौन से होते हैं? जहां पर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लाई करती है। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन any point in the feasible region, any point in the feasible region that gives
the optimal value. ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। Any point in the feasible region that gives the optimal value of the objective function is called an optimal solution. ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन समझ में आ गया। यस मैम। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? जिस पर कि हमारी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आ रही होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? इस क्वेश्चन में ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या था? कौन सा पॉइंट इस पर आई थी मैक्सिमम वैल्यू? सी पे बी पर। नहीं, मतलब ये 5 to 5/9 वाला। हाँ, तो बी पॉइंट पे आई थी ना, वो तो वैल्यू है बी पर। हाँ, x इक्वल टू 100/19 और y इक्वल टू 45/19 हमारा क्या था? ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर मान लो पेपर में पूछा जाए ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 100/19, y इक्वल टू 45/19। अगर मिनिमम का क्वेश्चन होता तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो जाता। ठीक है, समझ आ गई बात? और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 525/19। ठीक है।